25 जून 1975 की आधी रात के बाद का समय तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस सुप्रीमो इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल यानी इमरजेंसी के हवाले कर दिया। इसका सीधा मतलब था भारत के नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गए। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाप्त करने के लिए यह आपातकाल लगाया था? आज इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर तलाशते हुए आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किए गए जबरदस्त संघर्ष पर हम आप चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे मदान्ध राज्य सत्ता का प्रतीक इंदिरा गांधी ने लोक शक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आगे घुटने टेके थे। नमस्कार, मैं हूं अनंत विश्वेंद्र सिंह, आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें, ध्यान से समझें और फिर चर्चा भी करें, क्योंकि जितना आप जानते हैं उससे अधिक जानेंगे तभी विरोधियों को उत्तर दे पाएंगे। यह बात है जून 1965 की। भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। वे चाहते तो इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने से रोक सकते थे। अब आप पूछेंगे कैसे? बताता हूं। फखरुद्दीन अली अहमद वरिष्ठ एडवोकेट थे, यानी अधिवक्ता थे, यानी कानून और संविधान के पूरी तरह जानकार थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के लिए जो प्रस्ताव उनके पास भेजा था उसे बिना असेंबली में पास कराए तानाशाही तरीके से सीधे भेज दिया था। कानून और संविधान का जानकार होने के कारण वे उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर सकते थे, पर उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आखिर क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव को भेजने से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं सिद्धांत शंकर रे के साथ जाकर राष्ट्रपति महोदय से मिली थी। लगभग 1.5 घंटे चली इस मुलाकात में दोनों ने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की जरूरत को समझाया था। आखिर ऐसा क्या समझाया होगा? जो समझाया उसे मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आप 2 मिनट में यह क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जिससे घटनाओं को लिंक करने में बहुत आसानी होगी। 1973 में गुजरात में कांग्रेस की चिमन भाई पटेल सरकार थी, जिसकी छात्र विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध वहां के छात्र कर रहे थे। इंजीनियरिंग तथा अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्रों ने ट्यूशन और कैंटीन फीस बढ़ाने के विरोध में जबरदस्त आंदोलन और हड़ताल की, जिसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैडर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रहा था। इस आंदोलन का नाम था नवनिर्माण आंदोलन। परिणाम स्वरूप फरवरी 1974 में वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इसकी देखा देखी मार्च 1974 में ऐसा ही आंदोलन पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने बिहार में शुरू किया, जिसमें संघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विद्यार्थियों ने बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। जून 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। इंदिरा गांधी के विरोध में यह संपूर्ण क्रांति पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गई। उस समय कोई संगठन ऐसा नहीं था जो पूरे देश में फैला हुआ हो, जिसके कार्यकर्ता पूरे देश में हर जगह मिलते हो। कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बाद में स्वीकार किया कि इस आंदोलन की धमक केरल तक सुनाई देने लगी थी। इसे फैलाने में भी आरएसएस के कैडर ने जबरदस्त सहयोग किया था। इसी क्रम में 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसमें ऑनरेबल न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने 1971 के चुनाव में रायबरेली सीट से राजनारायण के विरुद्ध इंदिरा गांधी की जीत को इनवैलिड घोषित कर दिया, यानी इंदिरा गांधी अब वहां की सांसद नहीं रही थी। इसके विरोध में वो सर्वोच्च न्यायालय गई। 24 जून यानी 10 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे कर दिया। इस स्टे ऑर्डर ने इंदिरा गांधी को बिना सांसद रहे प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार दे दिया। यह बहुत ही विचित्र स्थिति थी। सर्वोच्च न्यायालय का यह विचित्र निर्णय आते ही अगले दिन
यानी 25 जून को जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की एक विशाल रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की घोषणाएं की गईं। इस रैली को सफल बनाने में आरएसएस और उससे जुड़े विद्यार्थी परिषद और जनसंघ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये रैली कब हुई? दिनांक 25 जून 1975 को दिन में और रात में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। कुछ समझ में आया आपको? गुजरात से लेकर बिहार तक इंदिरा विरोधी नेताओं को ताकत कहां से मिल रही थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से, जिनका चेहरा जनसंघ और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। यहां ध्यान रखिए कि संघ ने सीधे इन आंदोलनों में कभी भाग नहीं लिया था, क्योंकि संघ का काम आंदोलन करना कभी भी नहीं रहा। तो अब हम आते हैं अपनी उस बात पर कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को क्या समझाया होगा। उन्होंने समझाया होगा कि कांग्रेस के विरुद्ध सारी ताकत आरएसएस की है। कांग्रेस के सुरक्षित राजनीतिक भविष्य के लिए आरएसएस को समाप्त किया जाना आवश्यक है। यही नेहरू जी भी चाहते थे। यदि आरएसएस खत्म होता है तो जनसंघ कमजोर हो जाएगा। अतः इमरजेंसी लगाकर हम यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण जैसे अन्य विपक्षी नेताओं पर भी काबू कर सकते हैं। यह भी कहा हो सकता है कि आप हमेशा राष्ट्रपति बने रहेंगे और मैं आजीवन प्रधानमंत्री, क्योंकि सारा प्रपंच तो इसीलिए था। देखिए, कुछ विद्वान इसके सबूत मांगेंगे, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति के बीच की पूरी वार्ता की संकल्पना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। आप पूछोगे, परिस्थितिजन्य साक्ष्य माने? तो सुनिए, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जेपी की संपूर्ण क्रांति और तमाम इंदिरा और कांग्रेस विरोधी रैलियों को संघ पूरी तरह सपोर्ट करके कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया था। इसलिए इमरजेंसी के दौरान जितना भयानक अत्याचार संघ के स्वयंसेवकों पर इंदिरा गांधी की पुलिस ने देश भर में किया, उसकी दूसरी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। आखिर ये अत्याचार क्यों किए गए? इसीलिए तो कि स्वयंसेवक टूटेंगे, भयभीत होंगे तो संघ समाप्त हो जाएगा। इससे पहले जनवरी 1975 में भी इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगाने का ड्राफ्ट सिद्धांत शंकर रे से ही तैयार कराया था, पर तब बात बन नहीं सकी थी। बहरहाल इंदिरा जी की बात राष्ट्रपति महोदय समझ गए और उन्होंने भारतवासियों को उनके नागरिक अधिकारों से, यहाँ तक कि जीवन के अधिकार से भी वंचित करते हुए 25 जून की ही रात को आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित रहे, बेशक लोकतंत्र की मृत्यु हो जाए। रात में ही सोते हुए पहले से चिन्हित विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई, यानी बिना सरकार की अनुमति के आप कोई खबर नहीं छाप सकते। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 26 जून की सुबह 7:30 बजे जब बीबीसी ने यह समाचार प्रसारित किया कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, तब पूरे देश में भय का वातावरण छा गया। उस दिन केवल द इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत साहस दिखाते हुए इस इमरजेंसी का विरोध किया और उस दिन उसने अपने एडिटोरियल नोट की जगह खाली छोड़ दी। 30 जून यानी 4 दिन बाद नागपुर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बाला साहेब देवरस को गिरफ्तार करके पूना की यरवाड़ा जेल में रखा गया। इसके बाद 4 जुलाई को इंदिरा सरकार की गाज सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गिरी और उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही शुरू हुआ संघ के प्रचारकों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों का दौर और भयानक अत्याचारों और दमनकारी कार्रवाइयाँ। संघ के अधिकांश प्रचारकों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियाँ खतरनाक मीसा कानून के तहत की जा रही थी। मीसा कानून खतरनाक इसीलिए था क्योंकि आपातकाल के दौरान ही
39वें संविधान संशोधन के द्वारा इस कानून को अनुसूची 9 में डाल दिया गया था, जिससे इस कानून के तहत गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति उसके मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में भी न्यायालय से कोई भी रिलीफ या राहत नहीं प्राप्त कर सकता था। यानी पूरी तरह इंदिरा सरकार की क्रूर पुलिस की मनमर्जी पर वह निर्भर था। जून, जुलाई और अगस्त की गर्मी में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अस्थायी रूप से बनाए गए टीन की चादरों के डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया। आप ध्यान करिए कितनी भयानक गर्मी होगी। उनके साथ मारपीट तो आम बात थी। उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए उनके नाखून उखाड़ना, अंगों को कुचलना, बेलन चढ़ाना यानी सुपर थर्ड डिग्री के अत्याचार उन पर लगातार हो रहे थे। संघ पर नाजायज प्रतिबंध और स्वयंसेवकों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी को जेल से ही 2 बहुत कड़े पत्र लिखे। एक 12 अगस्त 1975 को और दूसरा 10 नवंबर 1975 को। दोनों पत्रों में बहुत सारी बातों के साथ यह भी कहा कि संघ सरकार के अत्याचारों के आगे किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। संघ प्रमुख ने 2 पत्र सर्वोदय नेता विनोबा भावे को भी इस आशय से लिखे कि वे इंदिरा गांधी को समझाएं कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है, जन भावना के बहुत विपरीत है। संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ कलाकारों को पत्र लिखकर देश के लोगों के साथ खड़े होने का आह्वान किया। इसका बहुत गहरा असर हुआ। संघ के वरिष्ठ प्रचारक केसी सुदर्शन, जो बाद में संघ के सरसंघ चालक बने, उन्होंने अपने सभी स्वयंसेवकों के नाम खुला पत्र लिखकर इमरजेंसी का विरोध सत्याग्रह के द्वारा करने का निर्देश दिया। इसका असर हुआ कि सत्याग्रह के द्वारा संघ के स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी देने का देश भर में ऐसा दौर शुरू किया कि जेलों में जगह कम पड़ गई। एक आंकड़े के अनुसार इमरजेंसी के दौरान कुल 1,10,806 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से करीब 80,000 यानी 80,000 संघ के स्वयंसेवक थे। द इकोनॉमिस्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने अपने 24 जनवरी 1976 के अंक में लिखा कि इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के करीब 80,000 स्वयंसेवक, जिनमें 6,000 पूर्णकालिक स्वयंसेवक थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पीसी सहस्त्रबुद्धे और मानिकचंद वाजपेयी ने अपनी किताब द पीपुल वर्सेस इमरजेंसी, इस सागा ऑफ स्ट्रगल में लिखा है, देश की जेल आरएसएस के स्वयंसेवकों से भरकर उफनने लगी थी। इस पुस्तक के अनुसार खतरनाक मीसा में कुल 23,015 यानी 23,015 स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए, जिनमें 77 महिलाएं थीं। 5,349 स्थानों पर सत्याग्रह के द्वारा जहां 44,965 स्वयंसेवकों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, वहीं अन्य संगठनों से केवल 9,655 लोगों ने ही गिरफ्तारियां दी। इसी पुस्तक में उन 87 स्वयंसेवकों के नाम और पते भी दिए गए हैं जिन्होंने आपातकाल में अत्याचारों के सामने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इस संघर्ष में संघ की ताकत इतनी बढ़ गई कि बाद में इंदिरा गांधी ने एक स्थान पर स्वीकार किया कि हम आपातकाल के दौरान अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद आरएसएस के 10% स्वयंसेवकों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए। संघ के संघर्ष ने रंग दिखाया और दिनांक 21 मार्च 1977 को, यानी 21 महीने बाद, इंदिरा गांधी का संघ को समाप्त करने का सपना टूट गया और भारी मन से उन्होंने देश से इमरजेंसी को हटा लिया। आपातकाल हटने के बाद तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने 2 बातें कही। पहली, अपने स्वयंसेवकों से कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, जिसने किया उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।
दूसरी बात उन्होंने कही कि आपातकाल के दौरान तानाशाही और लोकतंत्र के बीच एक आदमी खड़ा था, वो थे जयप्रकाश नारायण, और दूसरा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वीडियो अच्छा लगा हो तो बड़े स्तर पर इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्रसन्न रहें। नमस्कार।